चलो बच्चे, तो अभी का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मीटिंग। क्या है? टाइप्स ऑफ मीटिंग। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी अपने को। ठीक है। सेक्शन 96 क्या बोलता है, मैं जैसे जैसा बोलूंगा आपको समझते जाना। बोलता है हर कंपनी को अपने कैलेंडर ईयर में, है ना, हर कंपनी को अपने कैलेंडर ईयर में, सॉरी करेंट, हाँ ना, और फाइनेंशियल ईयर में, साल में एक बार तो आपको एजीएम करनी पड़ेगी। अपन ये सेक्शन 96 किसका पढ़ रहे हैं? एजीएम का। साल में एक बार तो आपको एजीएम करनी ही पड़ेगी। ठीक है। ओके, एक एजीएम एक्सेप्शन है इसमें ओपीसी। ओपीसी के लिए नहीं भी करोगे तो चलेगा, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है कि जो हर कंपनी है, एवरी कंपनी शेल होल्ड एजीएम। ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन है। वंस इन ईच ईयर, दैट इज कैलेंडर ईयर, करना ही पड़ेगा ना आपको। दो एजीएम में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना। नॉट मोर देन 15 months shall lapse between two AGM। ठीक है। जो पहली एजीएम होगी ना आपकी, फर्स्ट एजीएम, वो हो जानी चाहिए बेटा विद इन 9 months ऑफ एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका जो पहला फाइनेंशियल ईयर है ना, जैसे ही वो खत्म होगा, है ना, पहला फाइनेंशियल ईयर कब आएगा? आपके इनकॉर्पोरेशन ईयर में। तो उसके अगले 9 महीने के अंदर आपको पहली एजीएम कर लेनी है। ठीक है। और उसके बाद वाली जो एजीएम होगी सब्सिक्वेंट, वो होना चाहिए विद इन 6 months ऑफ एंड ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। विद इन 6 months ऑफ एंड ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। और इन दोनों मीटिंग में मैक्सिमम कितने महीने का गैप होना चाहिए? 15 महीने का। कितने महीने का? 15 महीने का। हाँ। अब इसमें एक नोट लिख लेते हैं अपन लोग। अगर आरओसी को लगा फॉर स्पेशल रीजंस, वो इस 15 महीने के टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग एजीएम अदर देन फर्स्ट। फर्स्ट वाली तो ऑलरेडी आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद 9 महीने मिल रहे, तो और कितना टाइम चाहिए भाई? वो तो आपको 9 महीने में करनी पड़ेगी। अदर देन फर्स्ट एजीएम, मतलब फर्स्ट के अलावा जितनी भी होगी ना, उसमें अगर आपको ऐसा लगता है 15 महीने में आप नहीं कर पा रहे हो दो एजीएम के बीच में, तो आपको और 3 महीने एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। पहली एजीएम आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर करनी पड़ेगी। उसके आने वाली जितनी भी एजीएम्स है ना, तो पिछली और अगली एजीएम के बीच में मैक्सिमम कितने महीने का गैप होना? 15। अगर आपको लग रहा है 15 महीने में नहीं कर पा रहे हो, कोविड जैसी कोई स्थिति आ गई, होता है ना, तो आप और 3 महीने एक्स्ट्रा मांग सकते हैं आरओसी से। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें एग्जाम्पल भी है, अपन क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं। क्या लिखा है अपन कि भाई इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज हुआ 31 मार्च को। तो बोलते पहली एजीएम कब करेगा, या क्या लिखा है? फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ, देखो। हाँ, तो बोलता 96 1 बोलता है कि उसकी पहली एजीएम होनी चाहिए 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर में 9 महीने के अंदर। ठीक है, क्लियर है? होनी चाहिए कि नहीं? 30 सितंबर, मार्च में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने महीने हो गए फाइनेंशियल ईयर के बाद के? 6 महीने।
ठीक है, ये सब्सिक्वेंट मीटिंग हुई ना, यहाँ पहली नहीं लिखा है। प्लस और कितने महीने मिल सकते हैं आपको? और 3 महीने, अगर कौन चाहेगा और उसे। समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपकी कंपनी बनती है 12 जुलाई 2022 को, ये आपका कौन सा ईयर हो गया? इनकॉर्पोरेटेड ईयर। एग्री करते हो? तो पहली एजीएम तो उसके बाद ही आएगी, जुलाई में हुई है, मतलब अगला कुछ मार्च में आएगा पहला एजीएम। तो बोलते सर मेरी पहली जो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2023 को। एग्री करते हो? तो बोलते आपको इसके 9 महीने के अंदर आपको पहली एजीएम करनी है ना? अब यहाँ पर लिखा क्या है? फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने पर, कैलेंडर ईयर के, समझ में आ रहा है? कंपनी को अपनी कैलेंडर ईयर के पहले करनी पड़ेगी, और विद इन 9 मंथ्स ऑफ क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ये मतलब लिखा है यहाँ पर, है ना? समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बोल दिया गया है कि आपको इसी कैलेंडर ईयर में एजीएम करनी है, प्लस आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके 9 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर। तो क्या बोल रहा है भाई वो? Hold this first AGM in the manner shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of incorporation। में आपको एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां तक समझ गया आपको? ये सब चीजें समझ रही? उसमें एक और नोट लिख सकते हैं अपन लोग। इफ अ कंपनी होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम विद इन 9 months of end of financial year, it would be okay, it would be okay if the company would not hold AGM in its year of incorporation। अगर आप अपनी कंपनी को बनाते हैं 15 अगस्त 2022 को, तो बोलता है इसी ईयर में आपको एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये आपका कौन सा ईयर हुआ? इनकॉर्पोरेशन ईयर। आपका जब पहला फाइनेंशियल ईयर आएगा, कब आएगा? 31 मार्च को 2023 को। तो इसके अगले 9 महीने में आप, अगले 9 महीने में आप अपनी फर्स्ट एजीएम होल्ड कर सकते हैं। समझा? समझ में आ गया? तो ना, और भी बहुत सारी डिटेलिंग्स है उसमें। जैसे एक डिटेल ये है कि टाइमिंग क्या होगी एजीएम की। तो बोलता है सर बिजनेस आवर्स होंगे। बिल्कुल। तो क्या होते हैं वो बिजनेस आवर्स? 9 AM से लेके 6 PM तक। ठीक है, डे भी तो होंगे ना कुछ। यस सर, डे हो सकते हैं। बोलता है एनी डेट, कोई भी डेट पे कर लो ना आप, अदर देन नेशनल हॉलिडे नहीं होना। ठीक है, अब इसमें 3 नेशनल हॉलिडे: 26, 15 और 2 अक्टूबर। 15 अगस्त, 26 जनवरी। इनके अलावा नहीं होना चाहिए, है ना? इनके अलावा ही होना चाहिए। इन डेट पर आपको मीटिंग नहीं होल्ड करनी है। ठीक है, प्लेस कहाँ मीटिंग होल्ड होगी ये भी देखना पड़ेगा। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में और एनी अदर प्लेस, है ना? ठीक है, कंपनी विद इन। अब एनी अदर प्लेस का मतलब क्या होता है? एनी अदर प्लेस विद इन रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। क्या मतलब हुआ इसका? अब तुम नागपुर में अगर अपनी एजीएम होल्ड कर रहे हो तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में,
तो अगर तुम आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं कर पा रहे हो तो नागपुर में ही कहीं और कर लेना, किसी और शहर किसी और स्टेट जाने की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है मगर, समझ गया ना, वहीं करना जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, बट कहीं और भी कर सकते हो, उसी रजिस्टर्ड ऑफिस वाली सिटी के कहीं और भी कर सकते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, ये अनलिस्टेड कंपनी होती है वो कहीं भी कर सकती है, एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। अगर उनको अपनी प्लेस ही चेंज करनी है, शहर ही चेंज करना है, तो वो अपने बाकी मेंबरों से, मतलब अपने पूरे मेंबर से उनको पूछना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन हुआ। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, मोदी जी, क्या गवर्नमेंट कंपनी की भी मीटिंग कहीं और हो सकती है रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा? हाँ बोल रहा रोनाल्डो भाई, किधर हो सकती है? बोलता रजिस्टर्ड ऑफिस में करेंगी। समझ में आ रहा है? ये विद इन एनी अदर प्लेस, ठीक है, विद इन आपका जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस है सिटी टाउन विलेज में ना, एनी अदर प्लेस उसी सिटी और टाउन है ना, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में या जहाँ जिस सिटी टाउन विलेज में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी जगह पर कहीं और तीसरा, एनी अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय सीजी। उनको लगता है कहीं और तो कहीं और। कौन सी कंपनी की बात करूं मैं? गवर्नमेंट कंपनी भी, कहां पर? गवर्नमेंट कंपनी, या तो यहाँ, या फिर ये जहां पर है उधर ही कहीं सिटी टाउन विलेज, समझ रहा है, या फिर है और एनी अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय सीजी। यहां तक समझा? क्या आपको यहां तक समझा है दोस्तों मेरे बच्चों? यहां तक समझ रहा है तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया तो अपना काम हो गया। इतनी क्लैरिटी अगर आ जाती है तो आपको पहली एजीएम कब करना है समझते चलो। सर पहले तो हर कंपनी को हर साल एक कम से कम एजीएम करनी पड़ेगी, ये ओपीसी को एक्सेप्शन है, नहीं, हर कैलेंडर ईयर में आपको करनी पड़ेगी। कैलेंडर ईयर में समझ में आ रहा है क्या मतलब? वो जनवरी फरवरी मार्च में मत करना, मतलब डिले मत करना उसको, ठीक है। उसके बाद में नॉट मोर दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना है, ठीक है। पहली एजीएम कब होगी? कंपनी का जब पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा इनकॉर्पोरेशन वाला, उसके 9 महीने के अंदर। सब्सिक्वेंट वाली कब होगी? जब उसका सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो उसके 6 महीने के अंदर। तो 9 और 6 कितने महीने हो गए? 15 महीने, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ मीटिंग के लिए 6 महीने काफी नहीं लग रहे तो आप और एक्स्ट्रा 3 महीने मांग सकते हैं, स्पेशल रीजन देके। किससे? आरओसी से, ठीक है। बट ये फर्स्ट मीटिंग के और नहीं मिलेगा, फर्स्ट मीटिंग में ऑलरेडी आपको फाइनेंशियल ईयर के बाद में, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद में 9 महीने मिल रहे हैं। इफ अ कंपनी होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग विद इन 9 मंथ्स एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इट वुड बी ओके, अगर वो अपनी इनकॉर्पोरेशन ईयर में मीटिंग नहीं भी करती है तो, है ना। वो एक्चुअली कहने का मतलब ये है उसका, कोई कंपनी मान लो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को बन गई, तो बोलता है फिर काय को जबरदस्ती 9 महीने ले रहा है, इसी साल के अंत में कर डाल, मार्च में 23 में। बोलता है मेरे को नहीं करना, मेरा फाइनेंशियल ईयर पहला फाइनेंशियल ईयर है, मेरा इनकॉर्पोरेशन ईयर है, मेरे को इसके 9 महीने बाद ही करना है। तो बोलता है ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेना है आप टाइम लो, अगर आपको उस कैलेंडर ईयर में नहीं करना चाहते हो तो। टाइमिंग बता दिया मैंने आपको, 9 AM to 6 AM बिजनेस आवर्स, ठीक है। जो डेट है उसमें मैंने बता दिया, ये तीनों में नहीं होना, बाकी कोई भी डेट चलेगी। 26/15/2 रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा, एनी अदर प्लेस में भी हो सकता है जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, सिटी टाउन विलेज में, ठीक है। एक्सेप्शन है, अनलिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो कहीं और भी कर सकती है, और पूरे मेंबर से पूछना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कंपनी उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में, सिटी टाउन विलेज में, या फिर कहीं और, या फिर कोई और प्लेस में होगा तो अप्रूव बाय सीजी। यहाँ तक समझा? यस सर, यहाँ तक समझने की कोशिश कर ली हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट क्या है?
अगर कंपनी एजीएम होल्ड नहीं कर रही है तो करवाना तो पड़ेगा। तो सेक्शन 97 और सेक्शन 98 कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 97 बोलता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। ठीक है। और 98 क्या बोल रहा है बेटा? ये भी बोलता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। ये एजीएम की बात कर रहा है और ये ईजीएम की बात कर रहा है बेटा ना, एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग जो साल के बीच में होती है, कभी भी कोई भी सरकमस्टांसेस में, इमरजेंसी सरकमस्टांसेस में जो होती है ना। अब ध्यान दो। हाँ, तो ये कब होगी? पहला पॉइंट, कारण क्या है? अगर डिफॉल्ट किया गया टू होल्ड एजीएम ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन, बोलो बेटा कौन सा सेक्शन है? 96, चाहे पहली हो या सब्सिक्वेंट वाली एजीएम हो। दूसरी, यहाँ पर बोलता है अगर इट इज इम्प्रैक्टिकेबल कॉल ईजीएम। ईजीएम बुलाना ऑलमोस्ट क्या है, इम्पॉसिबल है, तो लोग ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे कि क्यों नहीं बुला रही कंपनी, आप बोलो, कंपनी को बुलाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ कंपनी कर नहीं पा रही है, यहाँ कंपनी को करना चाहिए था। कौन जाएगा? मेंबर जाएंगे एनसीएलटी के पास, है ना। एप्लीकेशन कौन देगा यहाँ पर? मेंबर। यहाँ पर कौन कौन जा सकता है ईजीएम के लिए? सर बोलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन देगा मेंबर डायरेक्टर। ठीक है। किसको? टू एनसीएलटी। और अगर ये दोनों की नहीं आई और एनसीएलटी को लग रहा है कि भाई मीटिंग तो करवानी चाहिए, सरकमस्टांसेस लग रहे हैं, तो फिर वो अपने सुओ मोटो पे खुद ही कर लेगा। कौन? एनसीएलटी। समझा? अभी ऑर्डर पास करेगा एनसीएलटी। क्या ऑर्डर पास करेगा? ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। कंपनी को बोलेगा भैया मीटिंग करो, कॉल और डायरेक्ट, है ना, टू होल्ड, बोलो टू होल्ड एजीएम। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर भी वही बोलेगा ऑर्डर ईजीएम। ठीक है। हेल्ड एंड कंडक्टेड इन द मैनर ट्रिब्यूनल फिट। जो ट्रिब्यूनल बोलेगा उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। थैंक। समझ में आ रहा है क्या भाई लोग? ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये तक बोल देगा वो कि अगर, ध्यान देना, वन मेंबर भी आया, स्पेशल पॉइंट है, अब मेरे कहने पे जो मीटिंग हो रही है, ट्रिब्यूनल क्या बोल रहा है कि मेरे कहने पे भी जो मीटिंग हो रही है उसमें अगर एक मेंबर भी आता है, किसका? कंपनी का, है ना, इन पर्सन, या तो खुद आता है या उसके प्रॉक्सी के द्वारा, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। डीम टू कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग। क्योंकि मैंने बोला हूं ना, तो मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता। गलती तुम्हारी, तुम्हारे लोग नहीं आए, एक भी आया तो मीटिंग होल्ड करो। ये दोनों में लागू होगा, दोनों में। समझ में आ रहा है क्या भाई लोग? और अगर कंपनी नहीं करती है बोलने के बाद में, सेक्शन 99 में पनिशमेंट्स है ना। कौन कौन से सेक्शन को कॉन्ट्रीब्यूट किया आपने? 6 को, 7 को और 98 को किया। तो आपको पता ही है, फिर कंपनी को और ऑफिसर और डायरेक्टर को लगता है फाइन, है ना, 1 लाख, है ना। और डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो 5,000 रुपए पर डे। आपको क्या करना है? एक और सेक्शन पढ़ना है, छोटा सा सेक्शन 121। आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है एजीएम पर। किस पर? एजीएम पर।
वो रिपोर्ट क्या होती है, पूरे पॉइंट बता देता हूँ मैं, कि जितने भी एवरी लिस्टेड कंपनी, क्या बोला मैंने, एवरी लिस्टेड कंपनी, उनको बनाना पड़ेगा शेल प्रिपेयर इन द प्रिस्क्राइब मैनर रिपोर्ट ऑन ईच एजीएम। क्या बोले बेटा मैंने, हर एजीएम पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कंफर्मेशन भी बताना पड़ेगा। अल्फिया सो जाओ। कंफर्मेशन भी देना पड़ेगा कि आपने मीटिंग को कन्वीन किया, हेल्ड किया और कंडक्ट किया। कंफर्मेशन भी देनी पड़ेगी। अल्फिया सो जाओ। कंपनी ये रिपोर्ट को फाइल करेगी आरओसी के पास विद इन 30 days विथ फीस। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है दोस्त, पेनाल्टी, अगर आपने ये नहीं किया तो पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। दो पेनाल्टी, एक कंपनी पर लगेगी और एक ऑफिसर और डायरेक्टर। 1 लाख डिफॉल्ट रहा तो 500 रुपये पर डे, 500 रुपये, और मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर पर कितना है, 25,000। डिफॉल्ट कंटिन्यू आपने नहीं किया, अगर हर दिन डिले किया तो 500 रुपये डे और मैक्सिमम 1 लाख। ये आपका पूरा एजीएम का कंसेप्ट है, जो आपको भूलना नहीं है, रिपोर्ट बनानी है आपको इसकी। समझ में आया क्या, समझ में आएगा भाई लोग, रिपोर्ट आया है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े भाई अपन लोगों ने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एजीएम, ठीक है। क्लैरिटी आ गई आपको, क्लैरिटी आ गई। एग्जाम्पल अगर चाहते हैं तो मैं और एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ आप लोगों को। मान लो आपका इनकॉर्पोरेशन जो है वो है 20/4/2021, ठीक है। आपका FY कब एंड होगा, जल्दी बोलो, बोलो ना। 31/3/2022, ये आपका इनकॉर्पोरेशन, ये आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। लास्ट डेट आपकी फर्स्ट एजीएम की कब कहलाएगी, बोलो आप लोग आंसर दो। 9 महीने में करना है ना फर्स्ट फाइनेंशियल खत्म होने की, बोलना भाई। 9 महीने कब खत्म हो रहे, उसी कैलेंडर ईयर में खत्म हो रहे हैं, आप समझो उस लाइन का मतलब। 31/12/2022, तो 9 महीने के अंदर किया। कब होल्ड किया बता, उसी कैलेंडर ईयर में किया। ये कैलेंडर ईयर देखना 22 है ना, आप समझाओ कैलेंडर ईयर क्यों लिखा है। मतलब जिस ईयर में आप 9 महीने का एक्सटेंशन ले रहे हो ना, उसी कैलेंडर ईयर में आपको मीटिंग करनी है। और इसमें नो एक्सटेंशन है, एग्जाम्पल लिख लेना, नो एक्सटेंशन अलाउ फर्स्ट एजीएम में। ऑलरेडी इतना मिल चुका है, ठीक है। थोड़ी बोलो ना भाई लोग, बोलो ना मोदी जी, हाँ रोनाल्डो भाई, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो आपने ये 31/12 को कर ली, अब आपका फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होगा नेक्स्ट 31/3/2023 खत्म हो रहा है। तो अब डेफिनेटली आप एकदम तो अपनी सेकंड एजीएम नहीं कर लोगे, तो आपको कितने महीने का एक्सटेंशन बताया था मैंने आपको, 6 महीने का, है ना। तो आपको क्या आ जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपको ऐसा लग रहा है यार अब भी तो किए थे, है ना, अभी तो 9 महीने ही हुए हैं एजीएम को किए हुए, है ना, पहली वाली एजीएम को। तो आप यहाँ पर 3 महीने का एक्सटेंशन मांग सकते हैं रीजन देकर, कैन डिमांड फ्रॉम आरओसी। कौन सी वाली एजेंट की बात हो रहा हूँ मैं, सब्सिक्वेंट की, है? ये बना लेना अपने कॉपी में, इसको मैं रोक दे रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया।
समझ रहा है क्या भाई? एजीएम एजीएम वाला कंसेप्ट ओबीसी के लिए नहीं है। ठीक है, ये सब समझ गए आपको? और ये जो रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं ना, और जो आरओसी को आपको फाइल करनी है, करेक्ट, 30 डेज, है ना? ये MGT 15 फॉर्म में करना है। फॉर्मेट करेगा उसका MGT 15, सबमिट टू आरओसी। और नहीं किया तो पेनल्टी आपको पता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या एजीएम वाला कंसेप्ट? अभी नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलो? एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। क्या पढ़ेंगे? एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग कर लेंगे। ये वाला समझ गया आप लोगों को? यस सर, समझ गया हम लोगों को ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? सेक्शन 100। ईजीएम, बोलो फुल फॉर्म ईजीएम का क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग। क्या है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग। फाइनेंशियल ईयर के बीच में होगी ये, है ना? तो कोई ना कोई बोलेगा तभी होगी ना, या कोई सिचुएशन अराइज होगी, ऐसे तो नहीं होगी। तो बता, एक तरीका तो ये है कि बीओडी खुद करेगा, एक होता है कि मेंबर्स करते हैं। सर्कमस्टांसेस ही ऐसे आ गए ना कि करना पड़ रहा है। ठीक है, बीओडी अगर कर रहा है तो दे मे कॉल ईजीएम। अगर उनको लगता है, उसके बाद क्या बोलता है वो, कि भाई जो ईजीएम है, किसकी? कंपनी की। ठीक है, है ना? वो आपको इंडिया में हेल्ड करना है, हेल्ड इन इंडिया, बाहर नहीं कर सकते आप। ठीक है, ईजीएम का हेल्ड करनी है आपको, इंडिया में हेल्ड करनी है, बाहर नहीं करेंगे। भले आपकी बाहर होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, कोई भी हो। कौन से मेंबर है जिनके कहने पर एजीएम होगी? अगर कंपनी है विथ हैविंग शेयर कैपिटल। तो मैंने पढ़ाया हुआ आप लोगों को ये, मेंबर्स होल्डिंग, बोलो बोलो, ग्रेटर देन का साइन आएगा, होल्डिंग 1/10 ऑफ पेड अप, बोलो बेटा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा पूरा लिखना है। फिर अगर कंपनी विदाउट वाली है, विदाउट शेयर कैपिटल, तो क्या पढ़े थे अपन लोगों ने? मेंबर होल्डिंग लो ग्रेटर देन 1/10 वोटिंग पावर। समझ में आ गया आपको क्या बोला मैंने? इनके कहने पर ईजीएम को होल्ड किया जा सकता है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको बातचीत क्लियर है क्या बच्चों? इतना क्लियर है ना? इंडिया में ही करना है आपको, इवन संडे को भी हो सकती है ईजीएम, इवन ऑन संडे। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्या आपको समझा? और ये लोग जो है ना, मेंबर्स लोग जो है, जो आपको देंगे एप्लीकेशन, ये आपको देंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, गिवन साइन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट लिस्ट बोलते हैं ना इनको, रिक्वेजिशन, है ना? वो आपको बोल सकते हैं कंपनी में, एक डेट दे सकते हैं कि आप इस डेट पर मीटिंग करो, मे प्रपोज अ डेट, है ना? और किसके पास भेज सकते हैं अपना जो रिक्वेस्ट है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे।
डिपॉजिट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बिफोर, बोले बेटा बिफोर 21 days ऑफ प्रपोज डेट, जो भी डेट मीटिंग की है ना उसके 21 दिन पहले आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो किसको, कंपनी को। अब ये बोर्ड क्या करेगा, देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया रिक्वेस्ट बोर्ड के पास में। अब या तो बोर्ड क्या करेगा, टू होल्ड एजीएम, या तो एजीएम होल्ड करेगा, ईजीएम सॉरी, विद इन 45 days, अगले 45 दिन में उसको ईजीएम होल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर होल्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर होल्ड नहीं करता है, डज नॉट होल्ड, तो जो रिक्वेस्ट लिस्ट है वो बोलेंगे हम खुद ही कर लेंगे। रिक्वेस्ट लिस्ट कैन कॉल देमसेल्व्स, समझ में आ रहा है। विद इन, डेट वाला बहुत खिलौने वाला है, पहले पढ़ा लेता हूँ मैं, समझाता हूँ। विद इन 3 months ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्ट, आपने जो याद है आपने जब डिपॉजिट किए थे रिक्वेस्ट को यहाँ पर, उससे 3 महीने, तो 3 महीने में मतलब ये 45 दिन भी आ गए होंगे कंपनी वाले। डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्ट, तो लिस्ट ले लो मेंबर की कि कितने लोग हैं जो होल्ड करने वाले हैं। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ मेंबर, कंपनी से पूरी मेंबर की लिस्ट मांग लो बुलाने के लिए मीटिंग में। क्लियर है क्या, स्पेसिफाइड मैनर में मीटिंग करो ना भाई, जो लॉ ने बताया है। तुम एज ए मेंबर कर रहे हो ना मीटिंग, ना नोटिस भेजो अपने मेंबर्स को, अपने जो भी तुम्हारे कलीग्स हैं, कि हम क्या होल्ड कर रहे हैं, ईजीएम। क्या होल्ड कर रहे हैं, ईजीएम। कब होल्ड करेंगे जल्दी बताओ, ऑन एनी डे, बोलो, एक्सेप्ट, बोले बेटा एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, संडे को भी हो जाएगी, बाकी नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये मीटिंग कौन होल्ड कर रहा है, जल्दी बोलो, मेंबर। तो डेफिनेटली इसका खर्चा कौन करेगा, मेंबर। किससे रिकवर करेंगे, जल्दी बोलना भाई, कंपनी से, है ना, कंपनी के डायरेक्टर ने होल्ड नहीं किया ना, तो जो भी इसके एक्सपेंसेस होंगे वो सब आपको मेंबर्स को रीएम्बर्स्ड करने पड़ेंगे। और वो कहाँ से डिडक्ट होंगे पैसा, इसकी गलती है डायरेक्टर की ना, फ्रॉम देयर रेम्युनरेशन, उनकी जो भी सैलरी होती है ना वहां से पैसा कट जाएगा, ऑफ डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स। समझा यहाँ तक, अबे बोलो ना बे। डेट वाला जो खेल है ना वो अपना मेन है, वहां अगर अपने को क्लैरिटी आ जाती है कि क्या डेट है तो समझ में आ जाएगा आपको। तो 3 महीने वाला जो खेल है, ये ओके है ना। और आपको तो पता है रिक्वेस्ट लिस्ट कौन होता है, वो 1/10 वाला अपने को पता है। और अपन पता है रिक्वेस्ट लिस्ट एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सबकी सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, क्या डिपॉजिट करेंगे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में, एक रिक्वेस्ट, साइन रिक्वेस्ट कितने दिन पहले, जो भी प्रपोज ईजीएम वाली हो उसके 21 दिन पहले, क्लियर दिन पहले। तो बेसिकली अगर इसको डायग्रामेटिकली समझे तो 3 रिक्वेस्ट लिस्ट है। ठीक है, द रिक्वेस्ट लिस्ट समझाता हूँ, इजी है, हंसना मत। ठीक है, इन तीनों की साइन हो गई। इन लोगों ने कंपनी में, ये कंपनी हो गई अपनी, कंपनी को क्या भेजा, एक वैलिड रिक्वेस्ट,
ठीक है ना? कौन लोग हैं जिनके पास में कंपनी का 1/10 पेड अप या 1/10 वोटिंग राइट्स है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, कितने दिन पहले भेजा? बिफोर 21 क्लियर डेज, है ना? जो प्रपोज्ड ईजीएम है, जो प्रपोज्ड ईजीएम होने वाली थी ना, तो भी कंपनी को करना चाहिए था, उसके 21 दिन पहले उनको बोला कि भैया आप करवाइए ईजीएम, है ना? एक डेट तो है डिसाइडेड। अब इसमें क्या होगा? पहुंच गए यहाँ पर, किसके पास में? कंपनी के पास में। दो कंडीशन होगी, अब ये तो बीओडी फेल होगा करने से, या बीओडी एग्री करेगा। सही है ना? क्या मिला हमको? वैलिड रिक्वेस्ट लिस्ट मिली, वैलिड रिक्वेस्ट मिली। जब एग्री करेगा तो बोर्ड एग्री करने के बाद क्या करेगा? ध्यान देना, ये जो नीचे लिख रहा हूँ मैं क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ। विद इन 21 days proceed to call EGM be held within 45 days, ध्यान दो भाई, ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्ट। क्या मतलब उसका? जल्दी बताओ, क्या करने वाले हैं वो लोग? कंपनी को बीओडी क्या करने वाला है? अगले 21 दिन में आगे बढ़ेगा कि भाई मुझे मीटिंग हेल्ड करनी है, और बोलो तो नोटिस देगा। बोर्ड शैल विद इन 20 days प्रोसीड टू कॉल द एजेंट टू बी हेल्ड इन विद इन 50 days फ्रॉम टुडे। तो जल्दी बोलना बेटा, इनको कितने दिन पहले नोटिस मिला? 21 डेज, यहीं से चालू होगा 45 दिन, वही तो लिखा है। ये 21 दिन क्लियर डेज हो गए, 21 दिन पहले आपको नोटिस मिला, है ना? लेकिन आपका मिलने वाला दिन और बिकने वाला दिन हमने काउंट नहीं किया। अब आपको और कितने दिन मिल रहे हैं? 21 दिन मिल रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा? आपका जो नोटिस जाएगा, अरे बोलो ना यार, जो आपका डिलीवरी वाला दिन होगा और जो मीटिंग वाला दिन होगा वो भी क्या हो जाएगा? माइनस। टोटल कितने दिन हो जाएंगे भाई? कितने दिन मिल रहा है आपको टोटल? बोलो ना। 45। समझा? कौन से 4 दिन है जो आपको ऐड करके दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं? कौन कौन से बोलो? एक हमारा भेजने वाला, मेंबर का भेजने वाला दिन, और आपके मिलने वाला दिन, और एक आपकी डिलीवरी वाला दिन, और आपकी ईजीएम वाले दिन, इसको हम लोग अलग से ऐड करके को 45 दिन दे रहे हैं। ठीक है ना? और जैसे ही आपको ये मीटिंग हेल्ड करनी थी ना, अगले नेक्स्ट 3 डेज में आप मेंबर को नोटिस भेज दीजिए, नोटिस सेंड टू मेंबर। ठीक है? ओके। कौन से मेंबर? जिनकी लिस्ट आपके पास में है, जिनकी लिस्ट आपके पास में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर पॉइंट वाली हैं, वो आपको क्लैरिटी से आनी चाहिए, कि क्या है क्या नहीं है। और कुछ आपको लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है? ये तो पढ़ लिया अपन ने भाई, पूरा कुछ नहीं छोड़े अपन लोगों ने। ये एक्सेप्शन आप पढ़ लेंगे, एक्सेप्शन सेक्शन 8 कंपनी को लेके जो है। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कुछ गवर्नमेंट कंपनी को भी एग्जामेशन है, जो मैंने आपको भी पढ़ाया। ये पावर भी पढ़ा दिया 98 तक, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको डिफॉल्ट का। रिपोर्ट भी बता दिया 121 में। ठीक है? रिपोर्ट में क्या क्या लिखा रहेगा वो याद कर लेना है आपको, है ना? पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन है कि नहीं, मेंबर्स कितने हैं, कोरमा है कि नहीं, एक्ट और रूल्स को फॉलो करने हैं कि नहीं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से बिजनेस डिस्कस होने वाले हैं, उन पे रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजोल्यूशन, एडजर्न, पोस्टपोन मीटिंग, चेंज इन वेन्यू, उसको लेकर कोई बात है क्या? ठीक है? और रिपोर्ट के बराबर मीटिंग मिटाना, मिनट्स बने के लिए फेयर एंड करेक्ट समरी। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पढ़े अपन लोगों ने। ठीक है? ये भी पढ़ लिया अपन लोगों ने, रिक्वेस्टनेस वाला भी पढ़ लिए, ये जो डेट वाला ये भी पढ़ लिए। ठीक है?
वो खुद कंपनी से लिस्ट मांगे, एक क्लैरिटी ले लेते हैं यहाँ से। बोल रहा है मेंबर है, इनके पास कितना है, 110 का वोटिंग पावर है, रिक्वेस्ट लिस्ट है, इन्होंने बीओडी को बोला कॉल करो, मीटिंग कब, 14 जुलाई को। और डायरेक्टर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने बोला हम खुद करेंगे, खुद करेंगे, ये हुआ। तो इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन, रिक्वेस्ट मिलने के कितने दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, 21 दिन के अंदर। तो हम लोग खुद ही अगले 45 दिन में, मगर वो 45 दिन कब से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ सच रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लॉजिक क्या हुआ इसमें, 21 दिन पहले आपको दिया मेंबर ने, 21 दिन आपके पास थे, कितने हो गए टोटल, 21 कितने हो गए, 42, प्लस आपको 3 दिन मिलेंगे मेंबर को नोटिस देने के लिए, बस, और टोटल कितने हो गए, 45। समझा? कंपनी के पास भी तो यही था ना, 21 दिन पहले तुमने दिया नोटिस, है ना। अब कंपनी की क्या है बताओ, अगले 3 दिन में वो पूरे मेंबर को क्या भेजेगी, बोलना भाई, नोटिस भेजेगी मीटिंग में आने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले 21 दिन में क्या हेल्ड करेगी वो, ईजीएम। 21 21 कितने हो गए, 42, 42 दिन क्या हो गए, 45। तो ऐसे 45 दिन ये कंपनी के लिए हो गए और ये मेंबर्स के लिए हो गए। समझा? ये खुद बुला सकते हैं मीटिंग को। कंपनी को करनी चाहिए थी 45 दिन में, कंपनी ने नहीं किया। तो रिक्वेस्ट लिस्ट खुद करेंगे, कब करेंगे, विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट लिस्ट। अब ये इसको डेट को और समझते हैं। इलस्ट्रेशन कहाँ गया, एक इलस्ट्रेशन ढूंढ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। नहीं, देखो, अभी समझना, कंपनी को रिक्वेस्ट जाएगी 21 दिन पहले, क्या ईजीएम हेल्ड करिए एक प्रपोज डेट पर, ठीक है। इसने भेजा रिक्वेस्ट लिस्ट में, कंपनी को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, बिल्कुल हो गई सर। अब कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अगले 3 दिन में नोटिस भेजे, जो भी उनके मेंबर की लिस्ट है उनको, कि भाई मीटिंग हम हेल्ड करने वाले हैं, तो अगले 21 दिन में आपको मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी। तो ये 21 प्लस 3 24, सोचो ये कितने हो गए टोटल, 45 दिन। किसके पास जिम्मेदारी थी, ये कंपनी के पास में, कि आपको मीटिंग हेल्ड करनी है। बोलता अगर कंपनी ये नहीं कर पाती है तो फिर अगले 3 महीने में रिक्वेस्ट लिस्ट खुद ही कर लेंगे सुओ मोटो। बट ये 3 महीने कब से काउंट हो रहे हैं, जब से रिक्वेस्ट आई है ना। क्या लिखा है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन की जो डेट है तब से हम लोग 3 महीने काउंट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो उसमें ये 45 दिन कह रहेंगे ऑलरेडी इंक्लूड। तो बेसिकली कितने दिन मिल रहे हैं एक्स्ट्रा मेंबर को, बोलो, 45 तो उसी में आ गए, कितने मिनट और 45 दिन। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, 3 महीने नहीं मिल रहे हैं उनको, 45 दिन मिल रहे हैं और। समझा? खत्म हो गया भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये सब मैंने आपको चार्ट के थ्रू बना दिया है, आप पूरा बना लेंगे। कुछ लगेगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे, कोई भी डाउट रहेगा अगर। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। ये पूरा चार्ट आपको बना लेना है भाई, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। कहाँ गया, मैंने इतना सारा डायग्राम बनाया है, ये लो, ये पूरा ईजीएम का चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा लिख लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज है। आपको चार्ट बनाना है, ये हो गया। फिर यहाँ पर होल्ड या डज नॉट होल्ड, रिक्वेस्ट लिस्ट खुद 3 महीने में वो डेट ऑफ रिक्वेस्ट से काउंट होंगे। ऑप्टेन ले लेंगे, लिस्ट मेंबर ले लेंगे, बोलेंगे हम खुद करेंगे भाई, स्पेसिफाइड मैनर में हम नोटिस भेज देंगे, हम होल्ड कर लेंगे, टेंशन मत लो, एनी डे पर एक्सेप्ट नेशनल डे। और जो भी खर्चा हमने किया है ना बेटा, वो तुमसे हम रिकवर कर लेंगे। मैंने इसमें डायग्राम के थ्रू और समझाने की कोशिश किया कि क्लैरिटी आ जाए आपके दिमाग में, ठीक है। समझा? ये डायग्राम समझ गया, तभी वाला जो था, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंशन वाला, क्यों मिल रहा है एक्सटेंशन, ये क्यों मांगा जा रहा है।
तो ये जितने भी है आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग जो भी रहेगा। ये ट्रिब्यूनल के पास एजीएम के लिए है, ट्रिब्यूनल के पास में एजीएम के लिए है। ओके, चलो चैप्टर खत्म। टेक केयर। लिख कर लिख के लाना कॉपी में, सब चेक करूंगा आपकी कॉपियां, पूछूंगा भी क्या पढ़ाया था।